नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अनंत स्पर्शियों के पार्ट 2 की सेकंड लेक्चर है ये अनंत स्पर्शियों से रिलेटेड। हम कर रहे थे दोस्तों अनंत स्पर्शियों में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, यानी कि कोई अगर पीजीटी का एग्जाम है या कोई टीजीटी का एग्जाम है उसके अंदर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, हमें इसमें क्या करनी है, एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है, अनंत स्पर्शियाँ फाइंड करनी है। क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करनी है कि इसकी कितनी अनंत स्पर्शियाँ होंगी और कौन कौन सी होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपका काम होता है कि आप डिग्री वाइज ऑर्डर वाइज इनको अलग कीजिए, यानी कि x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ टोटल पावर कितनी है, x² इंटू वाई, यहाँ भी पावर कितनी है 3 है। यहाँ देखिए 1 और 2 कितनी हो गई 3, और यहाँ कितनी हो गई 3, यानी कि मैं 3 ऑर्डर को अलग लिख लूँ, x³ प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2y³। मैंने 3 ऑर्डर को अलग लिख लिया यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद ये देखिए 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर को आप अलग लिख लीजिए, xy माइनस y²। 2 ऑर्डर को हमने अलग लिख लिया और -1 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये प्लस का 1 है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो 3 ऑर्डर है हम उसको बोलते हैं φ3m। उसको हम क्या बोलते हैं φ3m। 3 का मतलब कि ऐसी टर्म है जो क्या है, जिनका ऑर्डर टोटल ऑर्डर कितना है, टोटल जिनकी पावर कितनी है 3 है। अब इसके अंदर हम हर बार यही करते हैं कि x की जगह 1 लिखते हैं और y की जगह m लिखते हैं। ये हम लेट करके चलते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर मैं पुट करके चलूंगा। φ3m का मतलब ही ये है कि जहाँ जहाँ यहाँ x आएगा वहाँ वहाँ मैं 1 लिखूंगा, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ मैं क्या लिखूंगा m लिखूंगा। तो यहाँ आएगा दोस्तों 1 प्लस 2m माइनस m² माइनस 2m³, ये आपका बनेगा φ3m। ठीक है, इसी तरीके से हम φ2m भी फाइंड कर लेंगे। φ2m का मतलब सेम काम हमें 2 ऑर्डर के लिए करना है, तो यहाँ बनेगा y की जगह 1 और यहाँ m, तो भाई m माइनस m², ये अपना क्या बन गया φ2m बन गया। अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें अनंत स्पर्शियाँ फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड एसिम्पटोट्स। अब एसिम्पटोट का मतलब क्या है, कोई लाइन ही तो है जो हमें फाइंड करनी है। अब लाइन की जो इक्वेशन है जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता के गया था कि क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 है। इसका मतलब हमारे पास जो एसिम्पटोट्स होंगी वो कितनी होंगी, 3 एसिम्पटोट्स होंगी। हमारे पास कितनी एसिम्पटोट्स होंगी दोस्तों, 3 एसिम्पटोट्स। तो तीनों क्या होंगी, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। ये तीनों हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब जब हमें इन तीनों को फाइंड करना है दोस्तों, तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि मुझे m1 m2 m3 और c1 c2 c3 तीनों की वैल्यू चाहिए। तो भाई m की फाइंड करने के लिए वैल्यू फॉर m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, φ3m को हमेशा क्या रखते हैं 0 के इक्वल। क्या रखते हैं दोस्तों, φ3m को 0 के इक्वल। ये रहा हमारा φ3m, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से मेरे पास m1 m2 और m3 की वैल्यू आएगी। अब जैसे ही मैंने φ3m को 0 के इक्वल रखा तो क्या बना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m³ प्लस m² माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से मुझे m की 3 वैल्यूज चाहिए, m1 m2 और m3। ठीक है, तो यहाँ से मैंने m² लिया कॉमन, m² कॉमन आया, यहाँ से बच गया 2m प्लस 1, और इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया 2m प्लस 1 इक्वल में क्या 0। मेरे पास ये बच गया। अब देखिए मेरे पास ये 2m प्लस 1 और ये 2m प्लस 1, ये अगेन मैं कॉमन ले सकता हूँ और मेरे पास क्या बचेगा m² माइनस 1 इक्वल टू में क्या 0। यहाँ से मेरे पास इसको और इसको इक्वल टू 0 लिखते ही क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू -½ एक आएगी m की वैल्यू +1 और एक आएगी m की वैल्यू -1। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, m1 m2 एंड m3, ये मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या है, c1 c2 और c3 की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करनी है, c1 c2 एंड c3, मुझे ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। ये तीनों वैल्यूज फाइंड होते ही मेरे पास तीनों एसिम्पटोट आ जाएंगी। तीनों क्या आ जाएंगी, एसिम्पटोट। इस एसिम्पटोट चैप्टर का जो बेसिक है मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, प्रीवियस वीडियोस का,
तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि जिन्होंने बेसिक नहीं किया कि एसिम्पटोट होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं किया, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सी के लिए 4 वैल्यूज ऑफ सी। हम सी की वैल्यूज के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सी की वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, सी इक्वल -φ2m अपॉन φ3-m। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। यहां से हमारे पास क्या आएंगी, सी की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो माइनस तो हमने ऐसे लिखा, φ2m का मतलब क्या है, हमने ऊपर फाइंड किया था, ये रहा देखो, ये रहा हमारे पास φ2m यहां मैंने पुट किया तो यहां बन गया दोस्तों, क्या बना, देखिए m माइनस m स्क्वायर, ये बना अपॉन में φ3-m। φ3 का मतलब जो मेरे पास φ3 आया था उसका एक बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये रहा मेरे पास φ3m, ये रहा मेरे पास φ3m, ये वाला, इसका मैं क्या करूं, एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो 1 का बनेगा 0, 1 का क्या बनेगा 0, 2m का क्या बनेगा 2, m स्क्वायर का क्या बनेगा 2m, और 2m क्यूब का क्या बनेगा 2 3 6, 6m स्क्वायर, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए c की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ मैं m की वेरियस वैल्यूज, m की ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करता रहूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आती जाएगी, मेरे पास वैल्यू आती जाएगी दोस्तों c की, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ c एट m इक्वल -½ भाई -½ के लिए c की क्या वैल्यू आएगी, देखो तो c क्या आएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, m स्क्वायर पॉजिटिव और m नेगेटिव, तो m स्क्वायर का मतलब -½ की स्क्वायर -½ अपॉन में क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा देखो माइनस का 6 -½ की स्क्वायर -2 -½ +2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया प्लस का 1/4, क्या बन गया 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 1/2, समझ रहे हो बात, ये क्या बन गया प्लस का 1/2। डिनोमिनेटर में ये बना देखो 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4, ये बन गया माइनस का 6/4 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, और प्लस में क्या पड़ा है 2। भैया दोस्तों आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ½ ठीक है ना, c की फर्स्ट वैल्यू, यानी कि c की पहली वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ½ आ गई। अब मैं c की वैल्यू दूसरी के लिए बात करता हूँ, c एट m इक्वल 1। देखिए c की वैल्यू मेरे पास ये आई है, इसमें अगर मैं m की जगह 1 पुट करता हूँ, m की जगह 1 पुट करूंगा तो देखो 1 - 1 क्या बन जाएगा 0। जब ऊपर ही आपके पास 0 बन गया तो डिनोमिनेटर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास c की सेकंड वैल्यू क्या बन गई 0। अब हमारे पास लास्ट बच गया c एट m इक्वल -1, यानी कि यहाँ इसके अंदर मुझे क्या करना है, m की जगह क्या पुट करना है -1 पुट करना है। तो आप सॉल्व इसको खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, c की जगह क्या आएगी मेरे पास -1, c की जगह मेरे पास क्या आएगी -1। अब आप एक बात ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि मेरे पास ये m की 3 वैल्यूज आ गई थी, ठीक है, ये तीनों मेरे पास m1 m2 m3 आ गया। आफ्टर दैट मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया दोस्तों c1 c2 एंड c3 आ गया। तो क्या मेरे पास अब एसिम्पटोट्स आ जाएंगी, कौन कौन सी एसिम्पटोट्स मेरे पास आएंगी, कौन कौन सी जो अनंत स्पर्शियां जिसको हम बोलते हैं वो कौन कौन सी आएंगी। तो मेरे पास आएंगी दोस्तों y इज इक्वल टू m1 का मतलब -½ m1 का मतलब -½ x प्लस c1 का मतलब ½ तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा दोस्तों, सेकंड इक्वेशन में मेरे पास रहेगा y इज इक्वल टू m2, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ m1 m2 m3 c1 c2 c3, तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं y पे आ गया, y इज इक्वल टू m2 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ देखिए m2 का मतलब है 1, m2 का मतलब क्या है 1x प्लस c1 का मतलब 0, यानी कि y इक्वल x आ गया। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, y इक्वल x। और अगर हम c3 की बात करें, यानी कि y इज इक्वल टू m3 कितना -1, y इज इक्वल टू में -1x प्लस c3 का मतलब -1। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, y इक्वल -x -1, ये आपके पास क्या बन गई तीसरी एसिम्पटोट। तो एक एसिम्पटोट
2 एसिम्पटोट और 3 एसिम्पटोट। यहाँ से हमें एक बात और देखने को मिलती है दोस्तों, एक बात ध्यान से देखिए कि यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, हाईएस्ट डिग्री थी मेरे पास 3, हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो कितनी एसिम्पटोट पॉसिबल है, मैक्सिमम एसिम्पटोट कितनी पॉसिबल है, 3 से ज्यादा एसिम्पटोट पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ये हमें कर्व दे रखी है, कोई वक्र की समीकरण दे रखी है, ठीक है। इस कर्व के अंदर कितनी एसिम्पटोट्स यानी कि कितनी अनंत स्पर्शियां बनेंगी वो हम बात करेंगे। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो लेकिन आपको इसका मैं मेथड बताता हूँ। देखो हमने अभी तक 2 प्रकार की अनंत स्पर्शियों की बात की थी। एक अनंत स्पर्शी होती है दोस्तों ऑब्लिक यानी कि तिर्यक, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी। एक होती है दोस्तों पैरेलल एसिम्पटोट यानी कि कौन सी, समांतर अनंत स्पर्शी, ठीक है। अब ये जो हमने की थी अभी तक, जो हमने 1-2 क्वेश्चन किए हैं पिछली वीडियो में भी और आज भी, तो वो क्या थे, ऑब्लिक थे यानी कि तिर्यक अनंत स्पर्शियां थी। अब हम बात करते हैं किसकी, समांतर अनंत स्पर्शियों की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, समांतर अनंत स्पर्शियों की। ये कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए x² y² माइनस a² x² माइनस a² y² इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो कर्व दे रखी है उसकी पैरेलल एसिम्पटोट्स आएंगी या ऑब्लिक आएंगी। आप क्या करोगे, हाईएस्ट ऑर्डर देखोगे। क्या देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर देखोगे यानी कि डिग्री देखोगे, पावर देखोगे, इसकी टोटल पावर देखोगे कितनी है। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर x का 2 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो x² यानी कि x की हाईएस्ट ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, y² है। अगर तो हाईएस्ट ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है, इसका मतलब पैरेलल जो है वो अनंत स्पर्शी बनेगी, समांतर अनंत स्पर्शी जरूर बनेगी। और अगर यहाँ वेरिएबल ना होकर के कोई अचर संख्या होती, कोई कांस्टेंट होता, तो हम ये मानते कि अनंत स्पर्शियां जो है वो समांतर नहीं है, कौन सी हैं, तिर्यक हैं। अभी तक हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3 थी। आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर x की भी 3 थी और y की भी 3 थी। x³ के साथ जो गुणांक थे यानी कि जो मल्टीप्लाई में थे, x³ के जो कॉफिशिएंट हैं और इसी तरीके से जो y³ के जो कॉफिशिएंट हैं वो क्या थे, अचर थे। वो क्या थे, अचर थे, कांस्टेंट थे। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर गुणांक क्या है, अचर हैं, तो कैसी अनंत स्पर्शियां होंगी, तिर्यक अनंत स्पर्शियां। और अगर गुणांक क्या है, वेरिएबल है यानी कि चर हैं, अगर गुणांक क्या है, चर, तो कैसी अनंत स्पर्शियां होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे हम पैरेलल जो एसिम्पटोट्स है वो फाइंड करते हैं दोस्तों। तो यहां देखिए इसको मैंने अंदर a² से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। अब देखिए x² y² माइनस a² y² माइनस a² x² इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको पहले उसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां से मैं y² कॉमन लेना चाहता हूं, बस मैंने y² कॉमन लिया तो क्या बना, x² माइनस a² माइनस a² x² इक्वल टू 0। अब y² यानी कि पूरी कर्व में जो y की उच्चतम घात है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है y का, वो क्या है, 2 है। इसके मल्टीप्लाई में जो भी है, यहां ध्यान रखना है, y की उच्चतम घात, y की उच्चतम घात के गुणांक को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। क्या कर देंगे, 0 के बराबर रखेंगे या रखने पर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को समझा दूं कि y की जो हाईएस्ट ऑर्डर होती है उसके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ y² का कोफिशिएंट क्या है, x² माइनस a² नहीं है क्या, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। बस इक्वल टू 0 लिखते ही हमारे पास क्या आएंगी, एसिम्पटोट्स आएंगी, ठीक है। तो कौन सी आएंगी यहाँ से, x² इज इक्वल में a², और अगर मैं x की वैल्यू चाहूँ तो क्या आएंगी, प्लस माइनस a, यानी कि यहाँ से 2 एसिम्पटोट्स आएंगी, एक तो x इक्वल प्लस का a और एक x इक्वल माइनस का a। अब ये किसके पैरेलल हैं, ये y के पैरेलल हैं, y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि x इक्वल में आ रही है, y यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ये y एक्सिस के समांतर हैं, y एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल हैं। समझ में आ रही है बात क्या,
कि y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखोगे तो y एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो एसिम्पटोट्स आएगी, ठीक है। और अगर हम x के पैरेलल करें तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए हमारे पास जो ये कर्व है, ये वाली जो कर्व है, उसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये जो कर्व दे रखी है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, आप इधर देखिए कि ये जो कर्व है ये वाली, इसको मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो भाई एक्स स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास बचा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो है माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे? 0 के बराबर। यहाँ देखिए मैंने y के गुणांक को 0, y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखा था, यानी कि वाई स्क्वायर की घात के बराबर, इसके गुणांक को 0 के बराबर रखा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की उच्चतम घात क्या है? x की उच्चतम घात 2 ही है, ठीक है। तो इसके गुणांक को 0 के बराबर रखेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब मैंने 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस ए आई, ठीक है। तो भाई 2 अनंत स्पर्शियाँ ये थी और 2 ही यहाँ से आएंगी, एक तो y इक्वल a और एक y इक्वल माइनस ए। ये क्या है? ये दोनों अनंत स्पर्शियाँ क्या है? ये x एक्सिस के पैरेलल है, x अक्ष के क्या है? समांतर। तो 2 अनंत स्पर्शियाँ ये और 2 अनंत स्पर्शियाँ ये। तो टोटल हमारे पास एसिम्पटोट्स कितनी आई? टोटल एसिम्पटोट्स जो आई वो कितनी आई दोस्तों? टोटल एसिम्पटोट्स हमारे पास, टोटल अनंत स्पर्शियाँ जो आई वो कितनी आई? 4 अनंत स्पर्शियाँ आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ये कर्व दे रखी थी, कितनी अनंत स्पर्शियाँ आएंगी? तो कितनी आएंगी? 4। इसी में ये भी पूछ सकता है कि समांतर अनंत स्पर्शियाँ कितनी आएंगी? ठीक है, 4। और यहाँ चारों ऑप्शन ये ना दे करके आपको कह भी सकता है कि अनंत स्पर्शियाँ आप फाइंड करो। तो फाइंड करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। ये 2 अनंत स्पर्शियाँ ये पड़ी हैं और 2 अनंत स्पर्शियाँ ये पड़ी हैं। तो इस तरीके से ये आपका पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करने का जो है वो मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। हमें ये कर्व दे रखी है दोस्तों। इस कर्व की जो एसिम्पटोट्स आएंगी या अनंत स्पर्शियां जिसको आप कहते हो, इस इस कर्व की जो अनंत स्पर्शियां आएंगी उनमें से वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी अनंत स्पर्शी आएगी, उसके लिए अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यानी कि कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है? हमें वो एसिम्पटोट फाइंड करनी है जो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि पैरेलल एसिम्पटोट होती कैसे है, कौन सी पैरेलल एसिम्पटोट होती है। तो एक बात ध्यान से देखिए, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा दोस्तों? वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई कि आप x की क्या देखोगे? उच्चतम घात देखोगे। क्या देखोगे? हाईएस्ट ऑर्डर। क्या देखोगे? x का भी हाईएस्ट ऑर्डर देखोगे और y का भी क्या देखोगे? हाईएस्ट ऑर्डर। अगर x के हाईएस्ट ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो है वो अगर कांस्टेंट है, क्या है वो? अगर अचर है, तो आपके पास कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगी। इसी तरीके से y में, तो यहाँ एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों? एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। तो यहाँ हम सीधी सी एक बात लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक अचर है, यानी कि क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए एक्स अक्ष के समांतर क्या नहीं होगी? एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आ गई कि x की हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है। x की मैक्सिमम पावर की टर्म देखनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई में देखना है। अगर वेरिएबल है तो समांतर होगी, और अगर अचर है, कांस्टेंट है, तो समांतर नहीं होगी।
यहाँ देखिए एक्स क्यूब के गुणांक अचर हैं यानी कि कांस्टेंट है, इसलिए इसकी एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को, इसी कर्व को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस यहां से और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों से क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों, एक्स माइनस ए बच गया, इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, x माइनस ए, ये अचर नहीं है, क्या नहीं है, अचर नहीं है, क्या है ये चर है, यानी कि क्या है, ये वेरिएबल है। और अगर वेरिएबल होगा तो y अक्ष के समांतर क्या होगी, अनंत स्पर्शी आएगी, y अक्ष के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल क्या आएगी, अनंत स्पर्शी जरूर आएगी, ठीक है ना। तो कौन सी अनंत स्पर्शी आएगी, x माइनस ए इक्वल टू 0, या ये ही आपकी अनंत स्पर्शी है, ये ही क्या है, एसिम्प्टोट है। यहाँ से यानी कि x की जो वैल्यू आती है वही एसिम्प्टोट्स होती हैं, तो ये x माइनस ए इक्वल टू 0, इसी को 0 के इक्वल रखते हैं हम, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ये क्या बन गई, आपकी एसिम्प्टोट बन गई। तो हमारे पास चारों ऑप्शन क्या हैं, चारों ऑप्शन देखिए आप, ये हैं हमारा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट है। देखिए x माइनस ए इक्वल टू 0, और यहाँ भी क्या है, सी ऑप्शन में x माइनस ए इक्वल टू 0। तो भाई y एक्सिस के पैरेलल है, ये किसके एक्स के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट जो है वो हमारी क्या है, x माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक।